नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 2। आगे शुरू करती हूँ। सूचना युग की पेंशन योजना। किसी ने इस सौदे को बदल दिया और अचानक कंपनियां रिटायर होने के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देना बंद कर दिया। इसके बजाय कंपनियां सुनिश्चित योगदान वाली रिटायरमेंट योजनाएं लागू करने लगीं। सुनिश्चित योगदान का अर्थ है कि आपको सिर्फ वही वापस मिलेगा जो आपने और आपकी कंपनी ने आपके रिटायरमेंट होने से पहले जमा किया था। दूसरे शब्दों में, आपकी पेंशन सिर्फ आपके योगदान से तय होती है। अगर आपने और आपकी कंपनी ने इसमें कोई पैसा नहीं डाला तो आपको रिटायरमेंट के बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा। अच्छी खबर यह है कि सूचना युग में आयु बढ़ जाएगी। बुरी खबर यह है कि आप तो जिंदा रहेंगे परंतु आपकी पेंशन मर जाएगी। जोखिम भरी पेंशन योजनाएं। और इससे भी बुरी बात यह है कि आपने और आपके नियोक्ता ने योजना में भले ही पैसा डाला हो, पर इस बात की अब कोई गारंटी नहीं है कि जब आप इसे वापस निकालने का फैसला करेंगे तब यह पैसा वहां बचेगा। ऐसा इसलिए है कि 401 के और सुपर एनुएशन जैसी योजनाएं बाजार की शक्तियों के अधीन होती हैं। दूसरे शब्दों में, आपके पास इस खाते में एक दिन $10 लाख हो सकते हैं, परंतु अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, जैसा कि कभी कभार होता है, तो आपके $10 लाख आधे हो सकते हैं या पूरी तरह भी साफ हो सकते हैं। आजीवन आमदनी की गारंटी जा चुकी है और जिन लोगों के पास ये योजनाएं हैं उनमें से कितनों को यह एहसास है कि वास्तव में इसका क्या मतलब। इसका मतलब यह हो सकता है कि जो लोग 65 की उम्र में रिटायर होते हैं और अपनी सुनिश्चित योगदान वाली पेंशन योजना पर जीना शुरू कर देते हैं, उनका पैसा 75 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाए। फिर वे क्या करेंगे? शायद उनके बायोडाटा की धूल साफ करेंगे। सरकार की सुनिश्चित लाभों वाली पेंशन योजना कैसी है? देखिए, अमेरिका में स्पेशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा संभवतः सन 2037 तक दिवालिया हो जाएगी और मेडिकेयर संभवतः 2017 तक। आज भी सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा पैसे नहीं देती है। तब क्या होगा जब 77 मिलियन बेबी बूमर इससे पैसे मांगेंगे जो इन्होंने इसमें डाला था, लेकिन वह उन्हें नहीं मिलेगा। 1998 में राष्ट्रपति क्लिंटन के लोकप्रिय नारे सामाजिक सुरक्षा को बचाओ को काफ़ी समर्थन मिला था। बहरहाल, डेमोक्रेटिक सीनेटर अर्नेस्ट होलसिंग ने संकेत दिया था, स्पष्ट रूप से सामाजिक सुरक्षा को बचाने का पहला उपाय इसे लूटना बंद करना है। दशकों से संघीय सरकार इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वह अपने खर्च के लिए रिटायरमेंट के धन को उधार ले रही है। कई राजनेता यह सोचते हैं कि सामाजिक सुरक्षा एक धरोहर या संपत्ति न होकर आमदनी है जिसे खर्च किया जा सकता है। बहुत सारे लोग सरकार से उम्मीद लगाए हैं। मैं पुस्तकें लिखता हूँ और शैक्षणिक बोर्ड गेम कैश फ्लो जैसे प्रोडक्ट बनाता हूँ, क्योंकि हम औद्योगिक युग के अंत और सूचना युग की शुरुआत में खड़े हैं। नागरिक होने के नाते मुझे इस बात की चिंता है कि हम
औद्योगिक युग और सूचना युग के अंतरों का सामना करने के लिए ठीक से तैयार नहीं हैं, और उनमें से एक अंतर यह है कि हम अपने रिटायरमेंट के वर्षों के लिए किस तरह आर्थिक तैयारी करें। स्कूल जाओ और सुरक्षित नौकरी ढूंढो का विचार 1930 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए अच्छा था। आज सबको स्कूल जाने की ज़रूरत है ताकि वे अच्छी नौकरी पाना सीख सकें, परंतु हमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि निवेश कैसे किया जाए, और निवेश करना एक ऐसा विषय है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। औद्योगिक युग का दिया गया एक दुख यह है कि बहुत सारे लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार पर निर्भर हो गए हैं। अपनी व्यक्तिगत आर्थिक जिम्मेदारी सरकार पर सौंपने के कारण आज हम ज़्यादा बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 2020 तक 27.5 करोड़ अमेरिकी होंगे, जिनमें से 10 करोड़ किसी न किसी तरह के सरकारी समर्थन की आशा कर रहे होंगे। इनमें संघीय कर्मचारी, रिटायर्ड सैनिक, डाक विभाग के कर्मचारी, शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारी होंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर के भुगतान की आशा करने वाले रिटायर्ड लोग भी होंगे। अनुबंध के हिसाब से उनके द्वारा ऐसी आशा करना उचित है, क्योंकि किसी न किसी तरह से ज़्यादातर लोग सरकारी के वादे में निवेश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से बहुत वर्षों तक बहुत ज़्यादा वादे किए गए हैं और उन्हें पूरा करने का समय अब आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये आर्थिक वादे पूरे किए जा सकते हैं। अगर हमारी सरकार इन वादों के मुताबिक भुगतान करने के लिए टैक्स को और बढ़ाएगी तो अमीर लोग भागकर उन देशों में चले जाएंगे जहां टैक्स यहां की तुलना में कम होगा। सूचना युग में ऑफशोर का अर्थ दूसरे देश का टैक्स स्वर्ग नहीं होगा। ऑफशोर का मतलब साइबर स्पेस हो सकता है। एक बड़ा परिवर्तन दहलीज पर खड़ा है। मुझे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की चेतावनी याद आती है, एक बड़ा परिवर्तन दहलीज पर खड़ा है। तो वह परिवर्तन अब हमारे ठीक सामने खड़ा है। निवेशक बने बिना निवेश करना। सुनिश्चित लाभ वाली पेंशन योजनाओं से सुनिश्चित योगदान वाली पेंशन योजनाएं दुनिया भर में करोड़ों ऐसे लोगों को निवेशक बनाने पर मजबूर कर रही हैं जो निवेश करने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदगी भर आर्थिक जोखिम से बचते रहे हैं, परंतु अब उन्हें जोखिम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे अपने भविष्य, अपने बुढ़ापे, अपने काम के वर्षों के बाद के समय का आर्थिक जोखिम ले रहे हैं। जब वे रिटायर होंगे तभी जाकर ज़्यादातर लोगों को यह पता चलेगा कि वे बुद्धिमान निवेशक थे या लापरवाह जुआरी। आज स्टॉक मार्केट के बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यह कई चीज़ों की वजह से है, जिनमें से एक गैर निवेशक द्वारा निवेशक बनने का प्रयास करना है। उनका आर्थिक रास्ता इस तरह दिखता है: EBSI। इनमें से अधिकांश E और S वाले ऐसे लोग हैं जो स्वभाव से सुरक्षा पर केंद्रित होते हैं, इसीलिए वे सुरक्षित नौकरियों या सुरक्षित कैरियर की तलाश करते हैं या ऐसे छोटे बिजनेस शुरू करते हैं जिन्हें वे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। सुनिश्चित योगदान वाली रिटायरमेंट योजनाओं की वजह से वे आज आई क्वाड्रेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्हें रिटायरमेंट होने के बाद सुरक्षा मिलने की आशा है। दुर्भाग्य से आई क्वाड्रेंट में सुरक्षा होती ही नहीं है, या तो जोखिम का क्वाड्रेंट है। चूँकि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में बहुत से लोग सुरक्षा की तलाश करते हुए आते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट
प्रतिक्रिया करते हुए उनकी मदद करते हैं। इसीलिए आप नीचे लिखे शब्द इतनी ज़्यादा बार सुनते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। जो लोग सुरक्षा चाहते हैं वे डाइवर्सिफिकेशन शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति न हारने वाली रणनीति है या जीतने की निवेश रणनीति नहीं। सफल या अमीर निवेशक डाइवर्सिफाई नहीं करते, यानी अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों के शेयर नहीं खरीदते, वे अपने प्रयासों को केंद्रित करते हैं। वॉरेन बफेट, जो शायद दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कहते हैं, जो रणनीति हम अपनाते हैं उसमें हम स्तरीय डाइवर्सिफिकेशन सिद्धांत का पालन नहीं करते। इसलिए बहुत से विद्वान कहते हैं कि पारंपरिक निवेशकों के बजाय हमारी रणनीति अधिक जोखिम भरी है, परंतु हम उनमें सहमत नहीं। हमारा मानना है कि पोर्टफोलियो अत्यंत सीमित होने से जोखिम कम होता है, बशर्ते शेयर खरीदने से पहले निवेशक उस कंपनी के बारे में प्रबलता से सोचता हो और उसके आर्थिक लक्षणों के प्रति आरामदेह महसूस करता हो। दूसरे शब्दों में वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो पर केंद्रित होना या चुनिंदा निवेशों पर केंद्रित रहना डाइवर्सिफिकेशन से बेहतर रणनीति है। उनके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन के बजाय केंद्रित होने में ज़्यादा स्मार्टनेस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपके विचारों और कार्यों में अधिक गहनता की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने आगे लिखा है कि औसत निवेशक अस्थिरता से बचते हैं और वे अस्थिरता को जोखिम भरा मानते हैं। इसके बजाय वॉरेन बफेट कहते हैं, दरअसल सच्चा निवेशक अस्थिरता का स्वागत करता है। अस्थिरता दलदल से बाहर निकलने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए मेरी पत्नी और मैंने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, हमने अपने निवेश केंद्रित किए हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स। सुरक्षित मानसिकता वाले निवेशक आमतौर पर ब्लू चिप कंपनी के शेयर खरीदते हैं क्योंकि वे उन्हें ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि कंपनी अधिक सुरक्षित हो सकती है, परंतु शेयर बाजार सुरक्षित नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स। जो लोग निवेश के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, वे किसी फंड मैनेजर को अपना पैसा सौंपकर अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके बारे में उन्हें आशा होती है कि वह उनसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जो लोग प्रोफेशनल निवेशक बनना ही नहीं चाहते, उनके लिए यह एक स्मार्ट रणनीति है। समस्या यह है कि रणनीति तो स्मार्ट है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि म्यूचुअल फंड में जोखिम कम होता है। सच तो यह है कि अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो हम म्यूचुअल फंड मेल्टडाउन देख सकते हैं, जो इतनी ही भीषण विपत्ति होती है जितनी 1610 में हुई। ट्यूलिपोमेनिया की दुर्घटना, 1620 में साउथ सी बबल का मेल्टडाउन और 1990 में जंक बॉन्ड का बम विस्फोट। आज बाजार ऐसे करोड़ों लोगों से भरा पड़ा है जिनकी मूलभूत मानसिकता सुरक्षा की है, परंतु बदलती हुई अर्थव्यवस्था उन्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं सिरे से दाएं सिरे में आने के लिए मजबूर कर रही है, जहां इस तरह की सुरक्षा का दरअसल कोई अस्तित्व ही नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी पेंशन योजनाएं सुरक्षित हैं, जबकि दरअसल वे सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए यह चिंता का विषय है। अगर स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरता है या बड़ी मंदी आती है तो उनकी योजनाएं साफ हो सकती हैं। उनकी रिटायरमेंट योजनाएं उतनी सुरक्षित नहीं हैं जितनी कि उनके माता पिताओं ने की थी। आने वाली
बड़ी आर्थिक उथल-पुथल एक बड़ी आर्थिक उथल-पुथल के लिए मंच तैयार हो चुका है। इस तरह की उथल-पुथल हमेशा किसी पुराने युग के अंत और नए युग की शुरुआत के समय हमेशा होती आई है। हर युग की समाप्ति पर कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग अतीत के विचारों में ही उलझे रहते हैं। मुझे डर है कि जो लोग अभी भी आशा करते हैं कि उनकी आर्थिक सुरक्षा बड़ी कंपनी या बड़ी सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हें आने वाले सालों में निराश होना पड़ेगा। ये विचार सूचना युग के नहीं बल्कि औद्योगिक युग के हैं। भविष्य बताने वाला दर्पण किसी के पास भी नहीं है। मैं कई निवेश समाचार सेवाओं का ग्राहक हूँ। हर सलाहकार अलग अलग बात कहता है। कुछ कहते हैं कि निकट भविष्य उज्जवल है, कुछ कहते हैं कि मार्केट गिरने ही वाला है और बड़ी मंदी सामने वाले मोड़ पर खड़ी है। तटस्थ बने रहने के लिए मैं दोनों पक्षों की बात सुनता हूँ क्योंकि दोनों तरफ अच्छे तर्क होते हैं। मैं जो रास्ता अपनाता हूँ वह भविष्यवक्ता का अभिनय करना नहीं है या भविष्यवाणी करने का प्रयास भी नहीं है। इसके बजाय मैं बी और आई दोनों ही क्वाड्रेंटों में शिक्षित बने रहने के लिए मेहनत करता हूँ और चाहे जो हो उसके लिए तैयार रहता हूँ। जो व्यक्ति तैयार होता है वह समृद्ध होगा, भले ही अर्थव्यवस्था किसी भी दिशा में जाए और कभी भी जाए। अगर इतिहास सही सूचक है तो जो व्यक्ति 75 सालों की उम्र तक जी चुका है उसे एक मंदी और दो बड़े रेसेशन से गुजरना पड़ता है। मेरे माता पिता ने मंदी झेली परंतु बेबी मूवर्स ने नहीं झेली अब तक और पिछली मंदी को आए 60 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। आज हम सबको सिर्फ नौकरी की सुरक्षा के बारे में ही चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके अलावा कई अन्य चीज़ों के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि हमें अपनी खुद की दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी चिंता होने की ज़रूरत है और उस जिम्मेदारी को कंपनी या सरकार के भरोसे छोड़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। आधिकारिक रूप से समय तब बदल गया जब कंपनियों ने कहा कि वे आपके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार नहीं है। जब उन्होंने सुनिश्चित योगदान वाली रिटायरमेंट योजना अपना ली तो संदेह यह था कि आप अपने खुद के रिटायरमेंट में निवेश करने के लिए जिम्मेदार हैं। आज हम सबको अधिक समझदार निवेशक बनने की ज़रूरत है। हम सबको बाजार के उतार चढ़ावों और परिवर्तनों के बारे में निरंतर जागरूक रहने की ज़रूरत है। मैं सुझाव देता हूँ कि आप निवेश करने के लिए किसी दूसरे को पैसा देने के बजाय खुद निवेशक बनना सीखें। अगर आप अपना धन किसी म्यूचुअल फंड या किसी सलाहकार को सौंप देते हैं तो हो सकता है आपको यह पता लगाने के लिए 65 साल की उम्र तक इंतज़ार करना पड़े कि उस व्यक्ति ने सही काम किया या नहीं। अगर उन्होंने सही काम नहीं किया है तो हो सकता है आपको जिंदगी भर काम करते रहना पड़े। लाखों लोगों को यही करना पड़ेगा क्योंकि तब तक निवेश करने या निवेश करना सीखने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। जोखिम का प्रबंधन करना सीखें। कम जोखिम के साथ अधिक लाभ वाले सौदों में निवेश करना संभव है। आपको बस यह सीखना है कि ऐसा कैसे किया जाता है। यह कठिन नहीं है, दरअसल यह बहुत हद तक साइकिल चलाना सीखने की तरह है। शुरुआत में आप गिर सकते हैं परंतु कुछ समय बाद गिरना बंद हो जाता है और निवेश करने की आदत पड़ जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम में से ज़्यादा लोगों को साइकिल चलाने की आदत पड़ जाती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के साथ समस्या यह है कि अधिकांश लोग आर्थिक जोखिम से बचने के लिए वहां जाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि जोखिम से बचने के बजाय आप यह सीखें कि आर्थिक जोखिम का प्रबंधन किस तरह किया जाए। जोखिम लेना
जो लोग जोखिम लेते हैं वे दुनिया को बदल देते हैं। बहुत कम लोग जोखिम लिए बिना अमीर बन जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग जीवन के जोखिमों को खत्म करने के लिए सरकार पर निर्भर हो चुके हैं। सूचना युग की शुरुआत उस तरह की बड़ी सरकार का अंत है जिसे हम जानते हैं। बड़ी सरकार अब बहुत ज़्यादा खर्चीली हो चुकी है। दुर्भाग्य से दुनिया भर के जो करोड़ों लोग जीवन भर के लिए गारंटियों और पेंशन के विचार पर निर्भर हो चुके हैं, वे आर्थिक रूप से पीछे छूट जाएंगे। सूचना युग का अर्थ यह है कि हम सबको अधिक आत्मनिर्भर बनने और बड़े होने की ज़रूरत है। मेहनत से बढ़ो और सुरक्षित नौकरी ढूंढो औद्योगिक युग का विचार है। हम अब उस युग में नहीं हैं। समय बदल रहा है। समस्या यह है कि कई लोगों के विचार नहीं बदले हैं। वे अब भी सोचते हैं कि उन्हें कुछ मिलने की गारंटी है। कई लोग अब भी सोचते हैं कि आय क्वाड्रेंट उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें लगता है कि जब उनके काम करने के दिन खत्म हो जाएंगे तो सरकारी या बड़ी कंपनी या लेबर यूनियन या उनकी म्यूचुअल फंड या उनका परिवार उनकी देखभाल करेगा। उनके लिए मैं आशा करता हूँ कि वे सही हों। ऐसा लोगों को यह पुस्तक आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उन लोगों की चिंता है जो निवेशक बनने की ज़रूरत तो समझते हैं। इसी चिंता ने मुझे कैश फ्लो क्वाड्रेंट लिखने के लिए प्रेरित किया। यह उन लोगों की मदद करने के लिए लिखी गई है जो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में आने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से की जाए। कोई भी व्यक्ति सही योग्यताओं और संकल्प के साथ कदम बढ़ा सकता है। अगर आप पहले ही आर्थिक स्वतंत्रता पा चुके हैं तो मैं आपको बधाई देता हूँ। कृपया दूसरों को अपने रास्ते के बारे में बताएं और अगर वे मार्गदर्शन चाहते हों तो उनका मार्गदर्शन करें। बहरहाल उनका मार्गदर्शन करते समय उन्हें अपना रास्ता खुद खोजने दें, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के कई रास्ते हैं। चाहे आप जो भी निर्णय करें, कृपया याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती। स्वतंत्रता की कीमत होती है और मैं सोचता हूँ यह कीमत चुकाने लायक है। बड़ा रहस्य यह है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए ना तो धन की ज़रूरत होती है, ना ही अच्छी औपचारिक शिक्षा की। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जोखिम हो। इसके बजाय स्वतंत्रता की कीमत उन सपनों, इच्छाओं और निराशाओं को पार करने की योग्यता से नापी जाती है जो हम सबको रास्ते में मिलती है। क्या आप कीमत चुकाने के इच्छुक हैं? मेरे एक डैडी ने यह कीमत चुकाई थी। दूसरे डैडी ने यह कीमत नहीं चुकाई। इसके बजाय उन्होंने एक अलग तरह की कीमत चुकाई। बी क्वाड्रेंट क्विज। क्या आप सच्चे बिजनेस मालिक हैं? अगर आप नीचे दिए सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो आप सच्चे बिजनेस मालिक हैं। क्या यह हो सकता है कि आप 1 साल या इससे भी ज़्यादा समय के लिए अपना बिजनेस छोड़कर कहीं चले जाएं और आपके लौटने पर आपका बिजनेस आपको पहले से बेहतर व लाभदायक स्थिति में मिले? हाँ, नहीं।